गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, कल हमने विधायिका के बारे में पढ़ा था, विधायकों को समझा था, हमने संसद की शक्तियों के बारे में पढ़ा था, हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा, राज्यसभा की शक्तियों के बारे में समझा। आज जो हमारा टॉपिक है, जहाँ पर हम पहुँचे हैं, वो है संसदीय नियंत्रण के साधन। देखिए, संसद किस तरह से नियंत्रित करती है चीज़ों को, तो हम उसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है। देखिए, संसदीय लोकतंत्र में यानी कि संसदीय डेमोक्रेसी में विधायिका अनेक स्टैंडर्ड्स पर क्या करती है, कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करती है। और यह काम नीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करने तथा कानून या नीति के लागू होने के बाद की अवस्था यानी कि किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। यह विधायिका यह काम कई तरीके से करती है। देखिए, इस काम को विधायिका जो है वो कई प्रकार से करती है, कई तरीक़ों से करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बहस और चर्चा की, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, हमने कल भी इसके बारे में चर्चा की थी, बहस और वाद विवाद। देखिए, कानून निर्माण की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उसके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है। विधेयकों पर परिचर्चा के अतिरिक्त संसदन में सामान्य वाद विवाद के दौरान भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिल सकता है। ऐसे कुछ अवसर निम्न हैं। देखिए, वो अपॉर्चुनिटीज़ कब मिलती हैं? सबसे पहला आता है हमारा क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में होता क्या है, संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन एवरीडे जितने दिन सत्र चलेगा उतने ही दिन क्या आएगा, प्रश्नकाल आता है, जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। बात समझ में आई बच्चों? तो सर्वप्रथम क्या आता है, प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल में सदस्य किससे पूछते हैं प्रश्न? मंत्रियों से। और उन मंत्रियों को क्या देने होते हैं, उनके जवाब देने होते हैं। उसके बाद शून्यकाल। इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। बात समझ में आई बच्चों? प्रश्नकाल में तो जवाब देना होगा मंत्री को, लेकिन शून्यकाल में मंत्री जवाब देने के लिए बाउंड नहीं है। जब हम पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं, जब हम लोकहित की बात करते हैं, तो लोकहित के मामले में आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव आदि का भी विधान है। तो लोकहित में कितना? आधे घंटे की चर्चा। देखिए, प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। देखिए, प्रश्नकाल से जो सदस्य हैं, जो संसद के सदस्य हैं, वो कार्यपालिका पर क्या रखते हैं, निगरानी रखते हैं। वो प्रश्न पूछते हैं कि भाई आपने ये किया क्यों, कैसे किया, किसके लिए किया। तो ये क्या है, एक तरीका है कि अगर कोई गलत कार्य हो रहा है तो आप उसमें क्या करें, प्रश्न पूछें। देखिए, संसद के सदस्यों ने प्रश्नकाल में गहरी रुचि दिखाई है और इस समय सदन में सबसे ज़्यादा उपस्थिति रहती है। देखिए, सबसे ज़्यादा उपस्थिति कब होगी, संसद होगी प्रश्नकाल में। ज़्यादातर प्रश्न लोकहित के विषयों जैसे मूल्य वृद्धि, अनाज की उपलब्धता, समाज के कमज़ोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, दंगे, कालाबाजारी आदि पर सरकार से सूचनाएं मांगने के लिए होते हैं। इसमें सदस्यों को सरकार की आलोचना करने तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है। प्रश्नकाल के दौरान
वाद विवाद इतने तीखे हो जाते हैं कि उनके सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने के लिए प्राय ऊंची आवाज़ में बोलना, अध्यक्ष के आसन के पास चले जाना तथा सदन से बहिर्गमन करने जैसी घटनाएं देखी जा सकती हैं। देखिए, अभी जो हमारा करंट में संसद का सत्र चल रहा था, तो राज्यसभा में कृषि कानून पर कुछ राज्यसभा सदस्य इतने उग्र हो गए कि वो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण जी के क्या चले गए बिल्कुल समीप, और उन्होंने वहाँ पर माइक को हिलाना, और वो इतने उग्र होने के बाद उपसभापति ने उन 8 सदस्यों का क्या किया, निलंबन कर दिया। और इसी प्रकार से कि वो अपने मुद्दों को उठाने के लिए, अपने मुद्दों को दिखाने के लिए क्या करते हैं, सदन से वॉकआउट भी करते हैं, बहिर्गमन जैसी घटनाएं। वॉकआउट यानी कि छोड़कर चले जाना सदन को। इसमें सदन का बहुत समय बर्बाद हो जाता है, लेकिन इसी के साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी कदम सरकार से रियायत प्राप्त करने के राजनीतिक तरीके हैं और इससे कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। बात समझ में आई बच्चों? अब बात करेंगे कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। हमने अभी पढ़ा सबसे पहले प्रश्नकाल, उसके बाद शून्यकाल, फिर लोकहित के लिए स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, देखिए स्वीकृति या अस्वीकृति। कानूनों को मंजूरी देने या नामंजूर करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। इस अधिकार के द्वारा भी संसद कार्यपालिका का नियंत्रण करती है। कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाता है। जिस सरकार को विधायिका में मनमाफिक बहुमत होता है, उसके लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं। यानी कि जिस सरकार की आज हम देखते हैं 2014 से 2019 में क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, तो उनके लिए बेहद आसान है किसी भी बिल को स्वीकृत कराना। इस सहमति के लिए शासक दल या गठबंधन के विभिन्न सदस्यों अथवा सरकार और विपक्ष के बीच गंभीर मोलतोल और समझौते होते हैं। यदि सरकार के पास लोकसभा में तो बहुमत हो पर राज्यसभा में न हो, जैसा कि 1977 में जनता पार्टी और 2000 में राजग सरकारों के दौरान हुआ, तब संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफ़ी रियायतें देनी पड़ी। अनेक विधेयकों, मसलन लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोधक विधेयक को राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया, अनएक्सेप्टेड कर दिया। अब बात करेंगे हम वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल। देखिए, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है। संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत करने से विधायिका मना कर सकती है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। फिर भी धन स्वीकृत करने से पहले लोकसभा सरकार द्वारा धन मांगने के कारणों पर चर्चा कर सकती है। वह भारत के नियंत्रक कैग
नियंत्रक नियंत्रक महालेखा परीक्षक और संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामलों की जांच कर सकती है। लेकिन संसदीय नियंत्रण का एकमात्र उद्देश्य सरकारी धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करना नहीं होता। वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों पर भी नियंत्रण करती है। चलिए अब बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव की। देखिए अविश्वास प्रस्ताव क्या है। बेसिकली संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है। लेकिन देखिए जब हम उत्तरदायी यानी कि अकाउंटेबल बनाएंगे किसको, कार्यपालिका को, तो उसका सबसे जो एम्पावर्ड जो आर्म है वो क्या है, अविश्वास प्रस्ताव है। लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो तब तक सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक कम काल्पनिक ज़्यादा होती है। लेकिन सन 1989 के बाद से अपने प्रति सदन के अविश्वास के कारण अनेक सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा। इनमें से प्रत्येक सरकार ने लोकसभा का विश्वास खोया क्योंकि वह अपने गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन बनाए न रख सकी। इस प्रकार संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है और एक उत्तरदायी सरकार का होना सुनिश्चित कर सकती है। परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि सदन के पास पर्याप्त समय हो, सदस्य बहस में रुचि रखते हों और उसमें प्रभावशाली ढंग से भाग लें तथा सरकार तथा विपक्ष में आपस में समझौता करने की इच्छा हो। पिछले 2 दशकों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अधिवेशनों तथा इनमें होने वाली बहस पर खर्च किए जा रहे समय में उत्तरोत्तर गिरावट आई है। देखिए क्योंकि कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर बहस में बहुत ज़्यादा जो गरिमा है उसमें क्या होता है, गिरावट आती है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो जब हम कोरम की बात करेंगे, संसद के दोनों सदनों में गणपूर्ति यानी कि कोरम का अभाव और विपक्ष द्वारा अधिवेशनों के बहिष्कार जैसी समस्याएं भी रही हैं, जिससे वाद विवाद के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने की सदन की शक्ति प्रभावित हुई है। देखिए अब संसदीय समितियां क्या करती हैं। कि विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये समितियां केवल कानून बनाने में ही नहीं वरन सदन के दैनिक कार्यों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चूँकि संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, इसलिए उसके पास अत्यंत सीमित समय होता है। किसी कानून को बनाने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना पड़ता है। इसके लिए उस पर ज़्यादा ध्यान और समय देने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों का अध्ययन, विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए खर्चों की जांच, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल आदि। संसदीय समितियां यह सब कार्य करती हैं। 1983 से भारत में संसद की स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है। विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 समितियां हैं। स्थायी समितियां विभिन्न विभागों के कार्यों,
उनके बजट खर्चे तथा उनसे संबंधित विधेयकों की देखरेख करती है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही। कल पढ़ेंगे हम समितियों का कार्य, कि समितियाँ किस तरह से खर्चों को उस पर नियंत्रण रखती है, किस तरह उनकी देखरेख करती है।